नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हाजिर है आपके सामने फाइनल रिपोर्ट लेकर। दिन भर की बड़ी खबरों की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी सियासी घमासान का सबब बन गई है। ममता बनर्जी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आज राजनीतिक घमासान देखने को मिला। इसी के साथ टीएमसी ने कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका भी दायर की है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को हुई ईडी रेड के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने कोलकाता में जबरदस्त मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামনে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে তার সারা পৃথিবীতে হইচই হবে। इससे पहले शुक्रवार सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। सांसद महुआ मोइत्रा को भी पुलिस उठाकर ले गई। उन्होंने कहा कि ये गलत है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे नारा गया है। आप लोग तो देखे और क्या कहने की क्या है, आप तो देखे कैसे एमपी लोग को इन लोग खींच खाच के हमारे टांग खींच के इन लोग ने ले आया है। इलीगल रेप पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि कैसे करे, आप लोग के साथ भी कैसे करे। ममता बनर्जी खुद आ गया भाई, बोलता है कि वहाँ पे प्राण ब्रह्मरा रहते हैं, कोई वहाँ पे जान है, इसलिए वो जान में वो आईपैक के अंदर में वो खुद आके हार्ड डिस्क भी लेके गया और फाइल भी लेके चले गए हैं। और उसके साथ साथ अपना पुलिस लोगों को भी चोरी करने का लिए प्रेशर दिया, उसको भी लेके गया, शामिल कर दिया है। तो इसमें साफ साफ हो रहा है कि जो ईडी का जो रेड है, ईडी का जो इंक्वायरी है, इसको बाधा देने का कोशिश चल रहा है। इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर विरोध करना हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है, बल्कि ये पुलिस की घमंड दिखाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी ने ममता दीदी के हर वार पर पलटवार किया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बंगाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की प्रयोगशाला बन गया है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इससे एक दिन पहले ईडी की टीम ने गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर पर छापा मारने पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा सियासी बवाल खड़ा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तराखंड की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने कहा, सरकार ने अपनी गलती मान ली है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है।
क्योंकि अब इस केस में सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खुद अंकिता भंडारी के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए केस की सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश कर दी है। इस दौरान सीएम धामी ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है, किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वो हमारी भी बहन और बेटी थी। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में विपक्षी दल लगातार केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। अब सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि देर से ही सही, सरकार ने अपनी गलती तो मानी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से दोहराया कि राज्य सरकार पहले भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ जमीन बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश भी दे दिया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जिस वक्त कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था, लालू परिवार के कुछ सदस्य कोर्ट में ही मौजूद थे। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में भी उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्या करना है? कोर्ट में आप लोग आज चार्ज फ्रेम हुआ सर, कुछ बोलना चाहेंगे सर उस पर? लड़ाई लड़ेंगे हम। अदालत ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिशों के आरोप तय किए। न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। पूरे मामले में तो साजिश और षड्यंत्र के तहत ये सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का काम किया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो जांच एजेंसियों के माध्यम से लालू जी के परिवार को परेशान करने का काम दशकों से कर रहे हैं, ज़्यादा समय से। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। इस पूरे मामले में कुल 103 आरोपी थे, जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली कोर्ट ने आज 98 आरोपियों में से 52 को बरी कर दिया, जबकि लालू के परिवार के सदस्य समेत 46 लोगों पर आरोप तय किए गए। इनमें रेलवे अधिकारी सहित अन्य शामिल हैं। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम, बड़ी लड़ाई थी, रेड हुई थी,
लालू जी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कभी लालू जी या राबड़ी जी ने सीबीआई के दफ्तर में रेड करने की नहीं सोची थी। बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो कमाल हो गया ना। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, यह हमें बात समझ में नहीं आती। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला केवल अलग अलग लेन देन का नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक गतिविधि का है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी ओर से एक व्यापक आपराधिक साजिश रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा मामले की जांच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 10 इन्फ्लुएंसर की सूची तैयार की है, जिनमें से 4 के नाम सार्वजनिक हुए हैं। इन पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप हैं। पुलिस इन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेज रही है ताकि हिंसा के पीछे के साजिशकर्ताओं का पता चल सके। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा की इस घटना में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बड़ा किरदार सामने आया है, जिनकी कुंडली पुलिस खंगाल रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट तैयार की है, जिसमें से 4 इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आ गए हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन सभी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले। सभी को दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट ज्वाइन करने के लिए नोटिस दे रही है। जिन 4 इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए थे, उनमें खालिद मलिक, सैयद उमर अली, एमन रिजवी और सलमान खान शामिल हैं। इंस्टाग्राम पर इन सभी के अच्छे खासी तादाद में फॉलोअर्स हैं। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ड्रोन से तुर्कमान गेट के आसपास निगरानी रखी जा रही है। हिंसा की घटना के बाद गुरुवार को दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम पत्थरबाजी वाली जगह सबूत जुटाने पहुंची थी, जो पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। उन्हें टीम ने इकट्ठा किया। इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हुए कई आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर रेड भी डाली जा रही है। पुलिस के हाथ इस मामले में कई अहम सबूत भी लगे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण हटाने के दौरान पत्थरबाजी करने के लिए उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे थे। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे ताकि बाद में उनकी शिनाख्त न हो सके। आपको बता दें कि मस्जिद के आसपास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट था कि अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हो सकती है। इसी वजह से 5 जिलों की पुलिस को तुर्कमान गेट पे तैनात किया गया था। इंटेलिजेंस यूनिट ने पुलिस को भी अलर्ट भेजा हुआ था। इसमें एंटी नेशनल एलिमेंट का जिक्र किया गया था। बताया गया था कि स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 7 बार अमन कमेटी की मीटिंग के बाद पुलिस को अलर्ट भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी हिंसा की घटना को रोका नहीं जा सका। आखिरकार इसके पीछे किसकी साजिश थी, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, इसकी पड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई से अलग होने के बाद पाकिस्तान में बैठा कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी अब खुलकर अपने असली चेहरे के साथ सामने आ चुका है। खबर मिल रही है कि शहजाद भट्टी ने भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी गोल्डी बराड़ से हाथ मिला लिया है। यानी अब ये गैंग वॉर नहीं बल्कि गैंग प्लस साजिश की कहानी बन गई है। अच्छा बाबा ना पागल है या तो दिमाग खराब है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ हैगा कौन है। जो भी होएगा अपने घर च होएगा। ते बुढ़िया मेरी एक कान खोल के गल सुन ले, तू मेरे ना उम्र। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी कभी एक साथ हुआ करते थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई से अलग होने के बाद दोनों ही गैंग्स एक दूसरे पर अब तक देशद्रोही होने के आरोप लगाते रहे, लेकिन अब सब नकाब उतर चुके हैं। दरअसल शहजाद भट्टी का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सीधे रेड अलर्ट पर डाल दिया। बात की जाए सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की, तो इस वीडियो में शहजाद भट्टी न सिर्फ खालिस्तान का समर्थन करते दिख रहा है, बल्कि खुलेआम
खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया डेली इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि खालिस्तान कोई नारा नहीं, खालिस्तान एक भारत विरोधी एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा जो देश को तोड़ने, हिंसा फैलाने और आतंक फैलाने की साजिश रचता रहा है। खासकर विदेश में बैठा गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खुद को सिख फॉर जस्टिस का सरगना बताता है, सोशल मीडिया पर उसके दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जहां पर वो भारत को धमकियां देता है, भारतीय संविधान को जलाने की बात करता है और खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है। अब सवाल बेहद खतरनाक है कि अगर पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर कोई गैंगस्टर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी या नारेबाजी है, या फिर पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर भारत के खिलाफ रची जा रही कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और शहजाद भट्टी, ये तीनों नाम हत्याओं, वसूली, हथियारों और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। जब बात अपराधी अलगाववादियों की हो तो ये हाथ मिलाते हैं, तो ये समझिए मामला क्राइम का नहीं रहता, मामला बन जाता है देश की सुरक्षा पर सीधे हमले का, सबसे बड़ी चुनौती का। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक, क्या अंडरवर्ल्ड और खालिस्तानी ताकतें एक साथ आकर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुकी है? ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि ये खुली चेतावनी है। अगर इसे हल्के में लिया गया तो इसके नतीजे देश के लिए गंभीर हो सकते हैं। जांच एजेंसीज अलर्ट मोड पर है और अब हर कड़ी को बारीकी से खंगाला जा रहा है। इंडिया डेली के लिए रजनी शर्मा की रिपोर्ट। वही ईरान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लोग बढ़ती महंगाई, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, सुरक्षा बलों की दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। 8 जनवरी की रात प्रदर्शन के तीव्र होने पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सरकार ने देश में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। खामनेई कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे अमेरिका का हाथ है। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ईरान के लोग सैयद अली हुसैनी खामनेई के नेतृत्व वाली इस्लामी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। लोगों का यह विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और सुरक्षा बलों की दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ है। 8 जनवरी की रात ईरान में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गए, जिसके चलते राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के नेतृत्व वाली ईरान सरकार ने देश में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल बंद कर दिए। देश की न्यायपालिका और सुरक्षा बलों के प्रमुख ने लोगों के आजादी आजादी के नारों के बीच कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। युवराज रजा पहलवी ने गुरुवार और शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार रात 8 बजे प्रदर्शनों का आह्वान किया था। रजा पहलवी के गंभीर रूप से बीमार पिता 1989 की इस्लामी क्रांति से ठीक पहले ईरान से भाग गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही घड़ी में 8 बजे का समय हुआ, तेहरान के सभी इलाकों में नारे गूंजने लगे। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में कुछ प्रदर्शनकारी पहलवी के आह्वान का पालन करते हुए नजर आए। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में नारे लगे, तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामी गणराज्य मुर्दाबाद। भीड़ में मौजूद लोगों ने यह भी कहा कि ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस लौटेगा। ईरान के हर शहर और ग्रामीण कस्बे में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहे। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कई बाजार और दुकानें बंद रही। एक अमेरिकी रिपोर्ट के माने तो प्रदर्शनों के कारण हुई हिंसा में अब तक कम से कम 42 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2270 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया। मंदिर के पंडितों ने सुसनेर एसडीएम के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। पंडितों ने हवन अनुष्ठान बंद कर मंदिर परिसर में ही धरना देते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।
आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में आज उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब मंदिर के पंडितों ने एसडीएम सुस्नेश सर्वेश यादव के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। पंडितों ने अनिश्चितकाल के लिए हवन और अनुष्ठान बंद कर दिया। मंदिर परिसर में जमकर धरना दे दिया। प्रदर्शन के दौरान मंदिर पहुंचे एसडीएम सर्वेश यादव का पंडितों ने घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पंडितों का आरोप है कि एसडीएम द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। पंडितों का ये भी कहना है कि मंदिर में वर्षों से हवन पूजन कराने वाले करीब 200 पंडितों को हटाने की साजिश की जा रही है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को और गंभीर बना देने वाला एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर एसडीएम द्वारा पंडितों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ऑडियो वायरल होने के बाद पंडितों में भारी आक्रोश नजर आता है। फिलहाल पंडित मंदिर परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रखे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इंडिया डेली के लिए गौरव सरवारिया की रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।